Dear students, welcome back to Clary Concepts, Unleashing Conceptual Learning. Have you ever wondered how the performance of this kind of body, ये बड़े एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट करते हैं? हम ऑलरेडी एक लेक्चर पहले देख चुके हैं कि इसको अगर टेस्ट करना है, इनके डायमेंशन आप देखो, ये 75 मीटर लेंथ वाइज, 65 मीटर स्पैन वाइज, 675 मीटर्स बहुत बड़ा होता है. दिस इज इक्विवेलेंट टू अ बाउंड्री ऑफ अ क्रिकेट स्टेडियम. ठीक है, जो रोहित शर्मा छक्का मारता है, यहाँ से छक्का मारेगा, पिच से यहाँ तक बाउंड्री जाएगी. 75 मीटर की लगभग 70-75 मीटर की बाउंड्री होती है. इतना बड़ा स्ट्रक्चर है. 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर की हाइट पे 1200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसको टेस्ट करना कैसे करेंगे रियल सिचुएशन में? तो हम लोग क्या करते थे कि इसको हम लोग छोटा मॉडल बना करके इन रियल सिनारियो इस एयरक्राफ्ट जैसी बॉडी को छोटा मॉडल बना करके छोटे मॉडल के ऊपर टेस्ट करते हैं और उनके ऊपर जो रिजल्ट निकलता है उनको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि भाई ठीक है, हाँ अगर छोटे मॉडल पे ये रिजल्ट निकला है तो बड़े मॉडल पे जब एक्चुअल में जा रहा होगा तब ये फोर्सेस लगते होंगे. ये आप आइडेंटिफाई करते हो. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच का जो मैपिंग करना वो कौन हेल्प करता है? हमने देख लिया कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज. तो सिमिलैरिटी 3 तरह की देखी हम लोग ने, ज्योमेट्रिकल, काइनेमेटिक एंड डायनामिक. डायनामिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि डायनामिक सिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी बिटवीन द फोर्सेस ऑफ टू सिस्टम्स, रियल सिस्टम दैट इज प्रोटोटाइप और स्केलर मॉडल. ठीक है, अब यहां पर वो कैसे पता करें कि कौन सा प्रॉब्लम के लिए, कौन सा फिजिक्स के लिए, कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर या कौन सा फोर्सेस रेशो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा उसकी वैल्यू प्रोटोटाइप में और मॉडल में सेम होगी. तो उसके लिए हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस है जिसमें 2 मेथड्स अवेलेबल है. एक है मेरा बकिंघम पाई थ्योरम, दूसरा है मेरा रेलिंग्स मेथड. तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले मेथड देखेंगे, बकिंघम पाई थ्योरम से को यूज करके कैसे हम नॉन डायमेंशनल नंबर को फिगर आउट कर सकते हैं, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. ठीक है, अब बकिंघम पाई थ्योरम क्या है? वी विल स्टार्ट विद दिस कि मान लो कोई भी फिजिकल फिनोमिना है, तो इस फिजिकल फिनोमिना में लेट्स से फिजिकल फिनोमिना आपके पास है. तो फिजिकल फिनोमेना में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. तो मान लीजिए मेरे पास वेरिएबल सपोज है, नंबर ऑफ वेरिएबल सपोज है जैसे x1, x2 ऐसे बहुत करके xm तक वेरिएबल्स है. मतलब लेट्स से मेरा m नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिनोमेना के अंदर है. अब ये वेरिएबल्स की अगर आप डायमेंशन फाइंड करो तो जैसे x1 मेरा, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ तो मेरा ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो एक वेरिएबल मेरा h है, एक वेरिएबल मेरा वेलोसिटी है, एक मेरा टाइम है. तो ये h, v, टाइम, एक मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा g. अब ये तो हुए 4 वेरिएबल्स, दैट इज लेट्स से m. अब 4 वेरिएबल्स की डायमेंशन देखोगे तो h इज इन मीटर, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड, g इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कुल मिलाकर के देखोगे तो ये वेरिएबल्स में मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टाइम, इन 2 के अलावा और कोई चीज दिख नहीं रही है मुझे. तो प्राइमरी डायमेंशंस जो है वो 2 है. तो दैट मीन्स लेट्स से एक्स एम वेरिएबल्स, कोई भी फिनोमेना के अंदर आपके पास m वेरिएबल्स अगर है तो उन सबको मिला करके इनकी डायमेंशन आप चेक कर लो. तो आपके पास मान लो नंबर ऑफ प्राइमरी डायमेंशंस अगर मिल रही है वो मान लो n है सपोज. यहाँ पे देख लो, मैं आपको पहले प्रोसीजर समझा रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता पड़ेगा. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. तो अभी नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास सपोज टोटल m है, उसमें से और उनमें अगर आपने प्राइमरी डायमेंशन चेक किया तो आपके डायमेंशन आ रहे हैं n. तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो नॉन डायमेंशनल नंबर है, नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल नंबर्स कितने मिलेंगे? m माइनस n. इतने नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल नंबर मिलेंगे. और इसको हम और कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं पाई टर्म्स. तो ये मेरा नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पाई टर्म्स होंगे मेरे पास में m माइनस n. ठीक है, अब m माइनस n पाई टर्म्स होंगे मतलब क्या? पाई टर्म का मतलब नॉन डायमेंशनल नंबर, इसलिए इसका नाम है बकिंघम पाई थ्योरम. ठीक है, अब पाई नंबर्स जो है, अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि पाई के अंदर ऐसा होता है कि पाई 1 सपोज में किया तो मेरा कुछ रिपीटिंग वेरिएबल्स आता है. तो ये जो सेट मेरे पास है xm वेरिएबल्स का, उनमें से कुछ वेरिएबल्स मेरे होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी सारे होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. यहाँ पे अगर देखो तो आप कह सकते हो कि भाई h जो है वो आपका डिपेंडेंट है ऑन टाइम, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट, h इज डिपेंडेंट. इसी तरह से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका फिजिकल फिनोमिना है, उसमें कुछ आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट होंगे. तो इन पूल में से आपको n रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करना है. मतलब यहाँ पे जो n आपका नंबर नॉन डायमेंशन पैरामीटर, सॉरी n जो आपका नंबर ऑफ प्राइमरी डायमेंशन आया,
इनमें से उतने ही रिपीटिंग वेरिएबल्स सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे लगाना है। अब मैं देखूंगा कि वो कैसे यूज करना है, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई रिपीटिंग वेरिएबल्स होता क्या है और उसको सिलेक्ट, इसमें से सिलेक्ट कैसे करें। कुछ 5 कंडीशंस है जो हमें देखनी होती है रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करने के लिए। पहले वो कंडीशंस देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम देखेंगे उसको यूज कहाँ पे करना है। आप इस लेक्चर के लास्ट तक रहेंगे तो क्लैरिटी आएगी कि ये प्रॉब्लम की जो प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है। तो क्राइटेरियाज ऑफ चूजिंग रिपीटिंग वेरिएबल्स, पहला क्राइटेरिया ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी चूजन एज रिपीटिंग वेरिएबल, मतलब कि ये जो m वेरिएबल्स है उनमें से जो भी वेरिएबल्स डिपेंडेंट है उनको रिपीटिंग वेरिएबल में सिलेक्ट मत कीजिए, पहला कंडीशन। सेकेंड, डायमेंशनलेस वेरिएबल शुड नॉट बी चूजन एज रिपीटिंग वेरिएबल। डायमेंशनलेस मतलब कि जो भी वेरिएबल का डायमेंशंस नहीं है उनको आप, डायमेंशन मतलब कि नॉन डायमेंशनल नंबर है, जैसे आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस नंबर है, तो उसको रिपीटिंग वेरिएबल में सिलेक्ट मत कीजिए। थर्ड, नन ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव सेम डायमेंशंस, मतलब मान लो कि आपका n यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मतलब आप 3 रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे और आपने सिलेक्ट किया एक h, एक सिलेक्ट किया v और एक सिलेक्ट किया g। अब यहाँ पे क्या हो, वेलोसिटी आपकी v है, g आपका, सॉरी आप सिलेक्ट कर रहे हो g और आप सिलेक्ट कर रहे हो a, सपोज a इज द एक्सेलरेशन लेट्स से, तो आपने g सिलेक्ट किया है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपने a सिलेक्ट किया वो रेगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी रिपीटिंग वेरिएबल आप सिलेक्ट करो, इन ग्रुप में से कोई भी 2 वेरिएबल का डायमेंशन मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो none of the repeating variables should have same dimension. Fourth, collectively all the repeating variables should contain all the dimension. इसका मीनिंग ये है कि मान लो आपके 5 ये m वेरिएबल्स है, इन m वेरिएबल्स में आपके पास हुआ मास का एक है, मतलब लेंथ का यूनिट आ गया, टाइम का आ गया, टेम्परेचर का आ गया, सपोज थीटा। अब जो भी रिपीटिंग वेरिएबल आप सिलेक्ट करो इनमें से और उनकी डायमेंशंस चेक करो, तो ये सारे डायमेंशन उसमें आ जाने चाहिए रिपीटिंग वेरिएबल्स में। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। जस्ट स्टे विद दिस लेक्चर टिल द एंड। एंड फिफ्थ, इफ पॉसिबल दे शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स लाइक ज्योमेट्री, वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। मतलब अगर पॉसिबल है तो जो भी रिपीटिंग वेरिएबल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग डोमेन से होना चाहिए। मतलब अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो एक हाइट या तो कह सकते हो डायमीटर, तो ज्योमेट्री पैरामीटर हो गया, लेंथ, डायमीटर, हाइट, वेट, ये सारे ज्योमेट्री पैरामीटर हो गए। फ्लो वेरिएबल मतलब वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, ये सारे फ्लो वेरिएबल्स हो गए। आपका कह सकते हो वेलोसिटी इन u, v, w, ये सारे फ्लो वेरिएबल हो गए। एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज मतलब कि डेंसिटी, विस्कोसिटी, आप कह सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी, ये सारे आपके फ्लूइड या कह सकते हो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गए। तो अगर बनती कोशिश ये करो कि अलग अलग डोमेन से रिपीटिंग वेरिएबल्स को सिलेक्ट करो, तब जाकर के आपको जो नॉन डायमेंशनल नंबर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपके पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स। मान लो कि आपने n रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए हैं जो इस 5 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास अभी यहाँ पर π1, π2, π3 ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास n पाई टर्म्स है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स m माइनस n है, तो ये जाएगा कहाँ तक, पाई m माइनस n। π1 क्या होगा, कुछ रिपीटिंग वेरिएबल्स, देखो सारे पाई में वो जो रिपीटिंग वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉमन आएंगे, तो रिपीटिंग वेरिएबल की नंबर कितनी होगी, n नंबर होगी। तो हम करेंगे मान लो x1, x2, x3 अप टू xn, ये आपका रिपीटिंग वेरिएबल हो गया। तो सारे में वही होंगे x1, x2 अप टू xn, x1, x2 अप टू xn, x1, x2 अप टू xn, ठीक है। अब ये रिपीटिंग वेरिएबल हो गए। अब जो m में से n आपने निकाल लिए, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे यहाँ पे एक के बाद एक लगा दो, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आप लगा रहे हो x ऑफ n प्लस 1, x ऑफ n प्लस 2, सो ऑन अप टू xm तक जाओगे। टोटल m वेरिएबल ही आपके पास अवेलेबल है। अब क्या करना है, आपको इसको रेस टू करना है a1, a2, a3 अप टू an। वापस यहाँ पे a1, a2 अप टू an, a1, a2 अप टू an, a1, a2 अप टू। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। अब मुझे क्या करना, मेरा ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव इस पूरी प्रोसेस में ये था कि मुझे नॉन डायमेंशनल नंबर मेरे प्रॉब्लम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो निकालना था, ताकि मैं एक्सपेरिमेंट जब करूँ प्रोटोटाइप और मॉडल का तो उनको मैच कर सकूँ, ठीक है, उसको मैच करा सकूँ। तो अब नॉन डायमेंशनल नंबर मुझे निकालना था, मतलब मुझे अगर नहीं पता है कि कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं बकिंघम पाई थ्योरम यूज़ करता हूँ, उसकी हेल्प लेता हूँ। अब उसकी हेल्प से मैं क्या निकालता हूँ, पाई टर्म्स। ये जो पाई टर्म्स रहेंगे ना, ये सारे नॉन डायमेंशनल नंबर है जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपके प्रॉब्लम के लिए।
अब पाई 1 निकालना है तो ये वेरिएबल्स है, अब ये रेस टू, अब सब पता होगा इसमें, टी जी वी आपको वेरिएबल से पता ही है। सवाल ये है कि a1 a2 a3 कुछ कॉन्स्टेंट्स है, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो अब जैसे हम यूज करेंगे डायमेंशनल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि मेरा पाई टर्म का डायमेंशन क्या है, डायमेंशनलेस है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको इक्वेशन में डाला हुआ है और ये पाई है तो इसका डायमेंशन जो है m0 l0 t0 दैट शुड बी इक्वल्स टू क्यूम्यूलेटिव डायमेंशंस जो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी m के ऊपर कुछ आएगा, l के ऊपर कुछ आएगा, t के ऊपर कुछ आएगा, ये सारी वैल्यू क्या जीरो होनी चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, t भी जीरो होना चाहिए। समझ रहा है। और ये जीरो इक्वेट करके आप a1 a2 a3 अप टू an की वैल्यू निकाल लोगे, यू विल गेट द वैल्यूज। और वैल्यू जैसे निकल गई, इसकी वैल्यू पता पड़ गई तो आप इसके ऊपर लगा दो, तो ये आपको मिल गया पाई 1। सिमिलरली आपको निकालना है पाई 2 पाई 3 एंड अप टू पाई n माइनस n। जैसे ही निकल गए तो आपके सारे पाई टर्म्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो आंसर आ गए। डन। प्रोसेस अभी सीख लो, वापस में रिपीट कर रहा हूं। पहला चीज, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो आप बोल रहे हो m है, उसको निकाल लो। उन m वेरिएबल्स का डायमेंशन चेक करो और चेक करो कितना डायमेंशंस इसमें इन्वॉल्व है। आप कह रहे हो कि उसमें से टोटल n आपके डायमेंशंस है। सपोज ये है, जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ वेरिएबल अलग है और नंबर ऑफ डायमेंशन अलग है। हम एग्जांपल लेंगे तो पता करेंगे वो क्या है। फिर आपने m और n की वैल्यू निकाल दी, तो m माइनस n आपके प्रॉब्लम के लिए जो वैल्यू आएगी उतने आपके नॉन डायमेंशनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मतलब पाई टर्म्स मिलेंगे। तो पाई टर्म्स आपको लिख दिए। अब m माइनस n पाई टर्म्स मिलेंगे, आप उसमें से जो टोटल वेरिएबल है उसमें से n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिपीटिंग वेरिएबल बना दो। तो रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 5 कंडीशन जो देखी थी उसके आधार पर सिलेक्ट कर लो रिपीटिंग वेरिएबल्स। रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए, फिर जो बचे हुए हैं उसको एक नंबर दे दो पाई टर्म्स को। फिर यहाँ पे पावर लगा दो a1 a2 a3 जो आपको पता नहीं है। फिर आप डायमेंशनल होमोजेनिटी यूज करके a1 a2 a3 और an की वैल्यू निकाल दो एंड देन यू गेट द फाइनल पाई टर्म्स। क्लियर। एग्जांपल करते हैं, यही एग्जांपल लेता हूं मैं। The vertical displacement h of a free falling body from its point of projection at any time t is determined by acceleration due to gravity। ये मतलब ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, मैं इसको छोड़ रहा हूं खुला, तो एट सम यहां से जब शुरू किया तो कौन से टाइम पे वो कहां पहुंचा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में डिपेंड करता है। एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन h t एंड g बाय यूजिंग मंकीहम पाई थ्योरम। अब ध्यान से देखना स्टेप्स क्या कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, पहले वेरिएबल लिख दो। मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास कौन सा इन्वॉल्व है, एक तो टाइम, एक है मेरा h, एक है मेरा h टाइम और g, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें। आपका h जो है वो डिपेंड करता है टाइम और g के ऊपर। तो आपका h क्या हो गया, h इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और t और g जो है वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। पहले तो आप पूरा ग्रुप ऑफ वेरिएबल देख लो, उसमें डिपेंडेंट कौन से है, इंडिपेंडेंट कौन से, आइडेंटिफाई कर लो। ये आपके इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब इसका मीनिंग टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका m कितना हुआ, 3, t h 1 2 3 वेरिएबल्स। अब t का यूनिट निकालो, हम लिखेंगे 1 बाय 1। t कितने मेजर करते हैं हम लोग, सेकेंड्स में। तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे t⁻1 या जस्ट t। h किस में मेजर करेंगे, हाइट आपके मीटर्स में, इसको करेंगे L1। g किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहेंगे L1 t-2। अब कलेक्टिवली इसको देखो, इसके अंदर आपको L और t के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ डायमेंशंस कितना हुआ, 2। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस मेरा हुआ 2 यूनिक डायमेंशंस। अब इसका मीनिंग नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होंगे, इक्वल्स टू m माइनस n, मतलब 3 - 2। नंबर ऑफ पाई टर्म मेरा एक ही होगा, एक ही नॉन डायमेंशनल नंबर होगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। तो मैं कर दूंगा खाली पाई 1 क्योंकि एक ही है। अगर 2 होता तो पाई 1 पाई 2 दोनों लिखता। इज इक्वल्स टू रिपीटिंग वेरिएबल्स। अब इन 3 में से रिपीटिंग वेरिएबल नंबर कितना होगा, n के बराबर। तो मेरा नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल कितने होंगे, 2। अब 2 में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है जो रिपीटिंग होंगे मेरे लिए। अब पहला ही पॉइंट क्या था मेरा कि पहला अगर हम कंडीशंस देखें तो कंडीशंस में ये था कि पहले चेक करते हैं कंडीशंस, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी चूजन एज रिपीटिंग। इसका मीनिंग कि h जो है वो डिपेंडेंट, इसको कॉम्पिटिशन से हट ही गया, तो 2 ही बचे हैं, g और t। अब g और t लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 2 ही तो सिलेक्ट करने हैं और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में। अब चेक करते हैं कि क्या g और t बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
दूसरा कंडीशन, डायमेंशनलेस वेरिएबल शुड नॉट बी चूजन एज रिपीटिंग। मेरे पास जी का डायमेंशन भी है, टी का भी है, तो डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 2, 3, नन ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव सेम डायमेंशन। टी इज इन सेकेंड्स, जी इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। कलेक्टिवली ऑल द रिपीटिंग वेरिएबल शुड कंटेन ऑल द डायमेंशंस। यहाँ पे ऑल डायमेंशंस क्या है मेरा, लेंथ और टाइम। तो मेरा जी और टी के अंदर दोनों आ गए, लेंथ और टाइम चेक करो, जी में लेंथ टाइम, यस, दोनों मिला करके लेंथ टाइम दोनों आ गए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इफ पॉसिबल दे शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स लाइक ज्योमेट्री, फ्लो वेरिएबल्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका फ्लो वेरिएबल्स और कुछ है ही नहीं सच, तो ये जो है जो आपका आ रहा है वही लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो एक आपका फ्लो वेरिएबल ही कह सकते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट है, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फाइड। तो अब क्या है बचा हुआ, एच को यहाँ लिख दो खाली एक। अब रेज टू करना है लेट्स से a1 और a2, तो ये आपका पाइटम हो गया। अब सवाल ये है कि इस इक्वेशन में आपको नहीं पता है कि a1 a2 की वैल्यू क्या है, तो हम पहले a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो आपका डायमेंशन इसका क्या होगा, m0 l0 t0 इक्वल्स टू, जी का डायमेंशन क्या है l1 t-2, तो l1 t-2 रेज टू a1। देखा मैंने ये कैसा किया, इक्वेशन है, इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इसका डायमेंशन, इसलिए इसका डायमेंशन m0 l0 t0 क्योंकि नॉन डायमेंशनल नंबर है। जी का मेरा l1 t-2 उसका रेज टू a1 है, तो वो लिखूंगा एज इट इज। टी का डायमेंशन क्या है, टाइम, दैट इज t रेज टू 1 और a2 रेज टू a2। एच का डायमेंशन क्या है, l रेज टू 1। अब क्या करूंगा, इक्वल टू l रेज टू a1 t रेज टू -2 a1 t रेज टू a2 l रेज टू 1। अब थोड़ा L और T को कंबाइन कर दूंगा, L एक लिख दूंगा A1 + 1, L A1 + 1 T A2 -2 A1, और यहाँ पे मैं क्या आ रहा है M0 सॉरी L0 T0, यहाँ पर भी M0 L0 T0, और यहाँ पे M नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि M मेरा 0 ही है बाय डिफॉल्ट। अब दोनों सेट कंपेयर करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, लेट मी राइट दिस इक्वेशन वन मोर टाइम, मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, m0 l0 t0 शुड बी इक्वल्स टू m0 l कितना है, l a1 + 1 और t जो है मेरा a2 -2 a1 है, चेक कर लेते हैं, a2 -2 a1, यस। अब क्या हुआ, कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट, आई कैन से 0 = 0, यस, 0 = a + 1, तो 0 इक्वल, दूसरी इक्वेशन है 0 = a + 1, and then another equation 0 = a2 -2 a1, 0 = a2 -2 a1। तो मेरे पास दो अननोन है a1 a2 और दो इक्वेशन है, कैन आई फाइंड द वैल्यूज, यस वेरी इजीली। इसमें से a1 कितना हो जाएगा, आप 1 यहाँ लेके जाओ तो -1, आपका एक वैल्यू मिल गया, एंड देन a1 इज -1, यहाँ पे लगा दो, तो 0 = a2 -2 -1, -2 +2 यहाँ जाएगा तो -2, तो a2 = -2। यहाँ आपकी केस खत्म नहीं होती है, बस बहुत सिंपल हो गया। a1 a2 निकल गया, आपने क्या निकाला था, पाई टर्म, पाई वॉज g रेज टू a1 t रेज टू a2 और h, तो पाई 1 इज g रेज टू a1 t रेज टू a2 प्लस इंटू h, सॉरी, तो पाई 1 क्या हो जाएगा, g रेज टू -1 t रेज टू -2 इंटू h। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पाई 1 क्या है, h डिवाइडेड बाई GT², दिस इज द फाइनल नॉन डायमेंशन। अब चेक करो इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन चेक करो इसका, h का मेरा मीटर डिवाइडेड बाई g का मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मेरा सेकेंड उसका स्क्वायर है, इसलिए ये कैंसिल अल्टीमेटली नॉन डायमेंशनल नंबर। तो h/GT² इज द नॉन डायमेंशनल नंबर इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब ऐसे ही यूज करना है बकिंघम पाई थ्योरम और प्रॉब्लम्स के लिए भी। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ में। थैंक यू सो मच, आई होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।